1945 के मध्य तक यूरोप में युद्ध थम चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर में संघर्ष जारी था। जापान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अपनी हार को टालने के लिए कामिकेज हमलों का सहारा लिया। कामिकेज एक आत्मघाती रणनीति थी, जिसमें जापानी पायलट जानबूझकर अपने विस्फोटकों से भरे विमानों को अमेरिकी जहाज़ों से टकरा देते थे। अमेरिकी सेना ऑपरेशन डाउनफॉल की तैयारी कर रही थी, जो जापान पर एक सीधा ज़मीनी हमला था। सैन्य अनुमानों के अनुसार इस अभियान में 10 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती थी। अमेरिका पर एक और दबाव सोवियत संघ का था, जो तेज़ी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। वॉशिंगटन को डर था कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो सोवियत संघ पूरे एशिया पर कब्जा कर सकता है, इसीलिए उन्हें अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन जरूरी लगा। अमेरिकी नेतृत्व एक भीषण ज़मीनी युद्ध और युद्ध के बाद सोवियत संघ के बढ़ते कद के बीच फंसा हुआ था। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए उन्हें एक ऐसे समाधान की तलाश थी जो जापान को तुरंत घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। इस समाधान का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक बेहद गुप्त कार्यक्रम जिसने दुनिया का पहला परमाणु हथियार तैयार किया। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को समृद्ध करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यूरेनियम संवर्धन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम से ऊर्जा पैदा करने वाले आइसोटोप को अलग किया जाता है। इसे पूरा करने के लिए हजारों ऑपरेटरों और मशीनों के विशाल कारखानों की जरूरत पड़ी। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद हैरी ट्रूमन ने कमान संभाली। पद संभालते ही उन्हें इस नए हथियार की अविश्वसनीय और भयानक शक्ति के बारे में बताया गया। ट्रूमन ने एक सख्त फैसला लिया, जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने और सोवियत संघ को चेतावनी देने के लिए उन्होंने इस अभूतपूर्व शक्ति का उपयोग करने का आदेश दिया। 6 अगस्त 1945 को एनोला गे नामक B-29 बम वर्षक विमान ने हिरोशिमा की ओर उड़ान भरी। विमान में लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम था। ये एक गन टाइप डिज़ाइन था, जिसमें यूरेनियम के एक हिस्से को गोली की तरह दूसरे हिस्से पर दागा जाता है, ताकि एक विशाल परमाणु विस्फोट हो सके। शहर से 600 मीटर ऊपर बम फटते ही एक अंधा कर देने वाली रोशनी पैदा हुई और सूरज की सतह से ज्यादा गर्म लहरों ने पूरे शहर को चपेट में ले लिया। इस नक्शे पर धमाके के केंद्र से फैलती विनाश की लहरों को देखिए। 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर एक इमारत जमींदोज हो गई और पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। धमाके ने पल भर में 70,000 लोगों की जान ले ली। गर्मी इतनी भयानक थी कि सीढ़ियों पर बैठे लोगों के शरीर भाप बन गए और पत्थर पर केवल उनकी थर्मल रेडिएशन परछाइयां बाकी रह गईं। कुछ ही पलों में एक विकसित शहर पूरी तरह मिट चुका था। खंडहर बन चुके ये ढांचे उस तबाही की गवाही देते हैं जिसने हिरोशिमा का नक्शा ही बदल दिया। हिरोशिमा के बाद भी जापानी सरकार के भीतर आत्मसमर्पण को लेकर हिचकिचाहट बनी रही। स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने तुरंत दूसरे हमले की तैयारी कर ली। दूसरा बम था फैटमैन, जो पहले बम से भी अधिक शक्तिशाली था। इसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था और इम्प्लोजन तकनीक अपनाई गई थी, जिसमें प्लूटोनियम के कोर को अंदर की ओर दबाकर धमाका किया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी पर यह बम गिरा। आसमान में उठा ये विशाल मशरूम क्लाउड उस तबाही का प्रतीक था जिसने उराकामी घाटी को हिलाकर रख दिया। नागासाकी में 40,000 और लोग मारे गए। धमाके ने कारखानों और रिहायशी इलाकों के बीच कोई फर्क नहीं किया और सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। बम फटने के बाद भी तबाही रुकी नहीं थी। जीवित बचे लोगों के लिए एक नया और अदृश्य खतरा पैदा हो गया था। शहर में काली बारिश होने लगी। ये रेडियोधर्मी फॉलआउट था, यानी धमाके के बाद हवा में फैला वो जहरीला कचरा जो बारिश के साथ ज़मीन पर गिरा और पानी व खाने को जहरीला बना दिया। लोग अक्यूट रेडिएशन सिकनेस का शिकार होने लगे। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें विकिरण के कारण शरीर के अंग और कोशिकाएं अंदर से गलने लगती हैं, जिससे कुछ ही हफ्तों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शुरुआती धमाकों में हुई मौतों के बाद विकिरण और अन्य बीमारियों ने मरने वालों का आंकड़ा बढ़ाना जारी रखा। आने वाले सालों में कुल मौतों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई। परमाणु बम ने युद्ध की प्रकृति को बदल दिया। ये एक ऐसा हथियार था जिसने धमाका थमने के सालों बाद भी लोगों को मारना जारी रखा। इस भयानक तबाही के बाद जापान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ट्रूमन का सैन्य उद्देश्य पूरा हुआ। एक जमीनी युद्ध को टाल दिया गया और अमेरिका ने दुनिया के सामने अपनी शक्ति साबित कर दी। इन धमाकों ने परमाणु तकनीक की विनाशकारी क्षमता को दुनिया के सामने रख दिया, जिससे विभिन्न देशों के बीच परमाणु हथियारों को हासिल करने की एक वैश्विक होड़ शुरू हो गई। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने मानवता को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां हमारे पास अपनी ही प्रजाति को जड़ से मिटा देने की क्षमता थी। मानवता अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी थी
जहां शांति बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया था।